बातचीत करने के लिए अब जैन साहब मौजूद है वाराणसी से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये जैन साहब, आप पिछला हफ्ता तो काफी हेक्टिक रहा होगा ना उधर वाराणसी में। देव दीपावली होती है और बहुत फेमस होती है, तो बहुत फ्लो आया होगा पब्लिक का, बहुत टूरिज्म रहेगा, ऐसा है क्या कुछ? बहुत ज्यादा भीड़ थी सर। और घाट पे भगदड़ भी मच गई थी, हालांकि हुआ कुछ नहीं। हम्म। हल्का सा मतलब वो पैनिक हुआ और एक ही मिनट में संभल गया, नहीं तो इतना लंबा पैनिक काफी दिक्कत भरा हो सकता था। सुना है बहुत फेमस होती है, बहुत अच्छी होती है, देखने लायक चीज है। बहुत सर, जो नाव आपको 100-200 रुपए में मिलती है, हम्म। मतलब पर हेड के हिसाब से उसका चार्ज 8,000 ₹8,500 स्टार्टिंग था। अच्छा, चलो किसी दिन आपसे भी वहां पर मुलाकात करी जाएगी देव दीपावली के आसपास। खैर जरूर सर। जैन साहब, ये बाजार क्या लग रहा है? क्योंकि वीक तो था, कल तो बहुत ही वीक था, आज पहले से एक नॉच बेटर तो हुआ है, बल्कि दो नॉच कह लीजिए अब तो। लेकिन क्या कंफर्ट आ रहा है क्या लॉन्ग साइड जो आने वाला? सर बैंक निफ्टी अपना 20 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट कर रही है। सुबह उसके नीचे गई थी, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट की है। क्वार्टरली वीवैप और 20 पीरियड मूविंग एवरेज दोनों 57,300 पे हैं। अगर 57,300 प्रोटेक्टेड रह जाता है तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हम 57,700 तक का एक बाउंस बैक देख सकते हैं। 57,700 ही मेजर रेजिस्टेंस अप्रूव होगा। अगर ये ऊपर में निकलता है तो फिर शॉर्ट ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग में हम बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास हैं। अभी तो नीचे ही चल रहे हैं। स्विंग स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट है 57,500 इसके नीचे है, बट क्वार्टरली वीवैप और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो आज मेक और ब्रेक रहेगा। अगर कहीं भी 57,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बेहतरीन क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट वीक में शॉर्ट ट्रैप बनने की पॉसिबिलिटी काफी हाई रहेगी। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी चलेगा वैसे वैसे निफ्टी चलेगा। निफ्टी में एक गैप छूटा हुआ था समवेयर अराउंड 25,365-376। उस गैप को आज फिल किया और वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर गैप फिल हो गया और गैप के नीचे फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला तो फिर एक ही चीज बचती है, वो है शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग में आराम से 25,500 25,600 इस जोन को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे हैं, ठीक ठाक सपोर्ट भी ले रहे हैं। अब क्लोजिंग देखनी होगी कैसे आती है। निफ्टी आईटी का कोई योगदान रहेगा क्या? थोड़ा बहुत रिकवर तो हुआ है लोअर लेवल से। सर निफ्टी आईटी का रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो ये दो सेक्टर में थोड़ी बहुत अगर चाल बन जाती है, क्योंकि बैंकिंग बहुत अच्छे से साथ नहीं दे रहा है, तो अगर इन दो सेक्टर में थोड़ी सी भी चाल बन जाती है जिसमें एक्सपेक्टेड है कि बननी चाहिए, तो फिर ठीक ठाक रहेगा मार्केट। क्योंकि नैरो रेंज की कैंडल थी लास्ट वीक पे आईटी में, करंट वीक में डाउन मूव है, लेकिन लोज टूटे नहीं है। लो के आसपास 34,900 34,800 की जो सपोर्ट जोन है उसी के आसपास स्ट्रगल चल रहा है। अगर ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक में वापस से 36,200 तक की अपसाइड मिल सकती है। और ऑटो इंडेक्स भी अपना स्विंग लो जो था 26,328 इसको स्वीप कर रहा है। तो अगर ये स्वीप कंफर्म होता है और बुलिश एविडेंस मिलता है तो टारगेट खुलेगा 27,458, यानी 1,000 पॉइंट ऊपर का। तो आईटी में भी 1,000 पॉइंट, ऑटो में भी 1,000 पॉइंट की अपमूव अगर बाउंस बैक बनता है तो बट नेचुरल है कि निफ्टी भी जो टारगेट हम 25,600 के डिस्कस कर रहे हैं वो एक बार के लिए टेस्ट कर सकती है। ओके, चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे छोटे शेयर ऊंची छलांग में। चलिए अब जरा बातचीत करी जाए कुछ सवालों के ऊपर भी। सबसे पहला सवाल सौरभ गोयल साहब का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। इन्होंने एल&टी फाइनेंस के शेयर लिए हुए हैं, 65% प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। क्या 50% प्रॉफिट यहां बुक कर लेना चाहिए इस वॉलेटाइल मार्केट में? आपका व्यू? बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए सर। और जिसके पास है, अगर थोड़ा सा आपको एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 264 पर रिवाइज कर लीजिए। सॉरी, एग्रेसिव स्टॉप लॉस चाहिए तो आज का लो 272, और थोड़ा सेफर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 264। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। कंटिन्यूस फोर्थ अप वीक है तो प्रोबेबली एक दो हफ्ते की या तो कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव या थोड़ा सा पुल बैक ऑन करेक्शन आ सकता है। तो एटलीस्ट 50 या 75% पोजिशन बुक कर लेना चाहिए। एक सवाल आया हुआ है केपीईएल पे एंट्री करने को लेकर। अंबर सिंघा साहब पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए? अभी नंबर आया, नंबर तो इसके बढ़िया दिख रहे हैं,
चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं या अदरवाइज डबल हुआ है प्रॉफिट इस बारी YOY बेसिस पे भी और Q-on-Q बेसिस पे भी। सो कैसे रीड कर रहे हो आप? सर KPEL में हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट है स्टॉक में 437 रुपए का। कल बड़ी कैंडल के साथ उसको रीटेस्ट किया है, लेकिन 50 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही वॉल्यूम थे। तो कोई भी ऐसी मतलब मार्केट में इतना पैनिक था तो 50 डे एवरेज वॉल्यूम से सेल ऑफ बहुत नॉर्मल होगा। उसको आज लो भी स्वीप किया और ब्रेकआउट पॉइंट भी प्रोटेक्टेड है। तो जब तक 430 437 की जोन प्रोटेक्टेड है, 490 आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। एक सवाल अली जेबा जी का है, ये पूछ रहे हैं कि ट्रांसरेल लाइटिंग 750 रुपए पर और स्विगी 447 रुपए पर ले रखा है, क्या करें इन दोनों में? स्विगी तो सर जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर है। जिस हिसाब से गिर रहा है 381-65 तक आ सकता है, और अगर ये लो टूट जाता है तो फिर और डाउनसाइड खुलेगी। वो तब डिस्कस करेंगे जब 381 के नीचे क्लोज करेगा। और ट्रांसरेल लाइटिंग जैसा हमने डिस्कस किया था उस दिन, काफी इस पे से चर्चा फटक भी गई थी, फ्लर्टिंग और ब्रेकअप और सारी चीजें। अब मतलब ब्रेकअप के बाद जो देवदास वाला टारगेट था 662 रुपए 65 पैसे, ऑलमोस्ट उसके आसपास हम खड़े हैं। प्रोबेबली 2-3 दिन में ये टारगेट टेस्ट हो जाना चाहिए। अगर वो लेवल नहीं बचा तो फिर ये लंबे डिप्रेशन में चला जाएगा। तो स्टॉक अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि 662 से थोड़ा सा बाउंस बैक देगा। ओके, 662 से थोड़ा सा बाउंस बैक यहां आना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। खेम करण इस्सर साहब का एक सवाल आया है, पेटीएम और CP प्लस इन दोनों में क्या करना चाहिए? पेटीएम और सीपी प्लस, सर सीपी प्लस में तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट आ रहा है। एनएससी में जितना डेटा है मेरे पास 1475 का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग दिख रही है। तो मैं अगर प्ले करना है तो मैं लेस देन 10% क्वांटिटी से इस ब्रेकआउट को प्ले करूंगा। 1400 के स्टॉप लॉस से 1700-1750 का टारगेट रहेगा। पीछे इसको अगर मैक्स कर देंगे तो आपको दिखेगा कि बेहतरीन यहाँ पे पोल था, उसके बाद साइडवेज ये नीचे से पोल आया, ये साइडवेज फ्लैग डेवलप हुआ है जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो थोड़ा गिरते मार्केट में आ रहा है, ये एक दिक्कत है। अगर चढ़ती मार्केट में आया होता तो इसको बम्पर प्ले किए होते। तो एक बार अगर करना है, रिस्क लेना है, तो आज के लो के स्टॉप लॉस से सीपी प्लस ले सकते हैं। दूसरा पेटीएम 1271 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद उसी के ऊपर कायदे से सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ से ऑल टाइम हाई के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है। एक आध गैप है 1522, वहां पे थोड़ा सा अटक सकता है, बट 1271 के ऊपर ऑल टाइम हाई के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। एक सवाल नितेश कुमार सिंह साहब का है, ये पूछ रहे हैं कि पीसी ज्वेलर 15 रुपए 10 पैसे के भाव पे उन्होंने खरीद रखा है, क्या इसमें और एवरेज कर सकते हैं? 10 रुपए 54 पैसा ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट है, वहीं पे वीकली पे डबल बॉटम बनने की भी गुंजाइश है। तो 10.54 के आसपास एक बार ये सवाल पूछेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से जवाब दे पाएंगे। बाकी 10.54 मेरे हिसाब से प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ भी है, और जितनी नेगेटिविटी थी वो भी ऑलमोस्ट निकल ही गई है, मैनेजमेंट संभल गई है। तो 10.54 के आसपास से बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए 20 रुपए के लिए। तो एक राय आपको दी गई है पीसी ज्वेलर के रेफरेंस में भी। साक्षी मित्तल जी पूछ रही हैं कि मेदांता 1320 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा सर। हालांकि पुल बैक शैलो है, बट जब तक 1456 नहीं निकलता है इस स्टॉक में थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है। सेम पैटर्न अंबर एंटरप्राइजेस में बना था, और आज देखिए अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट में एकदम गैप डाउन से टूटा है। लास्ट वीक स्वीप हुआ था, यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी लास्ट वीक निकला था। तो इसमें भी कुछ वैसे ही पैटर्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिर ही जाएगा, बट गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बड़ी है। तो लॉन्ग साइड में तो नहीं लग रहा है, निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। नीचे या तो 1100 के आसपास दोबारा एंट्री मिलेगी, या 1456 के ऊपर। महंगा लेके महंगा बेचना ज्यादा आसान होगा। इनफैक्ट एम्बर एंटरप्राइज के नंबर सच में भी काफी खराब थे, 9% नीचे अब आ चुका है। वेदांता इनफैक्ट डे हाई के आसपास ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। महफूज मंसूरी साहब पूछ रहे हैं, आपके फैन हैं, प्रशंसक हैं, केनरा बैंक इन्होंने 99 रुपए के दाम पे ले रखा है और आईओसी 127 रुपए के दाम पर, दोनों में नजरिया इनका 3 साल का है, क्या करें अभी? सर कैनरा बैंक में तो अगेन 88 रुपए से हम फैमिली पोर्टफोलियो में लॉन्ग है, और अभी भी स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हो पाया क्योंकि कोई स्विंग लो नहीं बना है। 125 ही अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और जब तक ऊपर खींच रहा है मोमेंटम तब तक खींचेंगे। जिस भी दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा उस दिन एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि जितना लगभग जूस हमको दिख रहा था वो निकल चुका है। बट
दैट बीइंग सेड 123 के ऊपर ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है, अगर ये सस्टेन करता है, फिलहाल तो कर ही रहा है, अगर ये सस्टेन इसी तरीके से होता है तो 100 185 आपको 180 185 का लेवल आपको आराम से मिल सकता है। अगर 3 साल का व्यू है तो फिर आराम से होल्ड कीजिए, 185 रुपए आपको मिल जाएगा। ओके। श्वेश त्रिवेदी साहब पूछ रहे हैं कि अदानी एनर्जी और नेट वेब इन दोनों में क्या करें, साथ साथ अदानी पोर्ट भी 1 साल के लिए, क्या ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे है? मैंने जो लास्ट पढ़ा था नेट वेब तो 150 के पीई पर था, बाकी आप बताओ क्या करना चाहिए। सर फेयर वैल्यू का मेरे को बहुत आइडिया नहीं है। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली नेटवेब पे विजिबल थी 8 अक्टूबर के आसपास, वो भी 5 कैंडल, तब से हम लोग क्लियर हैं कि इस स्टॉक से एक बार एग्जिट करना है। 3700 निकलने के बाद तो एकदम ही क्लियर हो गया था कि एग्जिट कर लेना चाहिए, मतलब जो इफ एंड बट रह गया था एटीआर एक्सटेंशन कैंडल के बाद 4400 पे 3700 पे, वो भी एकदम कंफर्म हो गया था कि ये 2856 रुपए आ रहा है। पुल बैक कहीं भी 3700 3750 मिल जाए, माल बेच के चलिए। कल स्टॉक में लंबी पिटाई हुई थी 10% की, आज हल्का सा पुल बैक दे रहा है, बट 3700 तक पुल बैक अगर मिलता है तो एग्जिट ही करना चाहिए। 2856 रुपए आते हुए दिख रहा है। दूसरा स्टॉक इनका था अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। फेयर वैल्यू का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन चार्ट पे ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास खड़ा है 955। बहुत टाइमिंग करने की जगह धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चलिए, अपनी ही रफ्तार से अपने समय से 1348 रुपए का मिनिमम टारगेट आपको दे जाएगा। तो दोनों ही स्टॉक को ले, तीनों स्टॉक को लेकर आए आपको दे दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है सांघवी मूवर्स को लेकर साईं प्रवीण साहब का, 402 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? एक बार होल्ड करना चाहिए। 355 के ऊपर ब्रेकआउट बनाया, ब्रेकआउट पॉइंट को 2 बार टेस्ट करके नई रेंज बनाया है 355 और 413। मोस्ट लाइकली 473 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक को। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है सांघवी मूवर्स के रेफरेंस में भी। एक और सवाल ले लेते हैं, ललित जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं हाईटेक का स्टॉप लॉस सजेस्ट करिए, क्या होना चाहिए और टारगेट्स क्या देख रहे हो आप? सर हाईटेक 5 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 33% पोजीशन मेरे पास बची थी उस पे 108.36 का था, जिसके नीचे कल क्लोज किया है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है, 100% प्रॉफिट बुक करके हम बाहर हो चुके हैं। ओके, तो 100% प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और जो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर है तो कोई स्टॉप लॉस? सर पर्सनल पोर्टफोलियो में और अभी ट्रेड हुआ है तो सेबी का रूल है, आप 30 दिन पहले 30 दिन बाद तक कोई स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दे सकते। मेरा 108.30 था जो ट्रिगर हो चुका है। ओके। नई एंट्री करने के लिए 2 स्टॉक बलदेव जी पूछ रहे हैं, आपको कुछ दिख रहे हैं क्या? तब मार्केट वीक है। कल एक डीसीबी बैंक बता के गया था, आज चला है लगभग 4% ऊपर है। दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये ब्रेकआउट पॉइंट वापस रिटेस्ट करने आए, तो मेरे को यही 2 स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अगेंस्ट द मार्केट, तो मेरे को यही 2 पसंद है। एडवांस डिक्लाइन वैसे सुबह से तो इंप्रूव हुआ है काफी, 830 हो चुका है, सुबह ये 400 था, डबल हुआ एडवांसेस, लेकिन अभी भी है डिक्लाइन के ही फेवर में, 1800 शेयर बिकवाली साइड पर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और हीरो मोटोकॉप में क्या एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ये शिवम गुप्ता साहब पूछ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तो जरूर कर सकते हैं सर, अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक्यूमुलेशन थोड़ा सा नीचे 490 के आसपास कीजिए, जो मेजर सपोर्ट जोन है 478 490, या फिर 542 रुपए के ऊपर बाई कीजिएगा। दोनों केस में आपको 635 रुपए का टारगेट मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प मेरे को बहुत पसंद नहीं आ रहा है, हालांकि नीचे से मूव ठीक आई है, लेकिन जो बाइंग क्लाइमेक्स लेवल कंफर्म किया था 5673, वहीं से वापस रिजेक्शन आया है, तो 5673 निकलना बहुत जरूरी है। नहीं ये वापस से गैप फिल करने के लिए 4784 और नीचे में 4392 तक आ सकता है। अगर ऑटो में आपको लेना ही है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फार बेटर कैंडिडेट है, अभी भी यहाँ से आपको 300-400 रुपए की और अपसाइड मिल सकती है। तो एक राय आपको दी गई है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक स्पाइक भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक जावेद अख्तर खान साहब का सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि गैलेंट इस्पात में क्या एंट्री कर सकते हैं? गैलेंट इस्पात, गैलेंट इस्पात में भी सर नेटवेब जैसे 3 एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स थी 4 अगस्त 2025 को, 792 में टॉप आउट हुआ और फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो है। 479 आने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, तो 479 दिख रहा है मेरे को आते हुए। वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा, अगर ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना रहा तो फिर भले एक बार बाई बन सकता है, बट वहां पे बहुत एविडेंस की जरूरत होगी, तो उस लेवल पे आने पे दोबारा डिस्कस करेंगे।
ओके। एक सैल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पर शेख मिराज साहब सवाल पूछ रहे हैं, 814 पे खरीद रखा है, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है, क्या करें? सर सर्जर इलेक्ट्रॉनिक में जो वीकली चार्ट पे कैंडल की फॉर्मेशन थी बड़े वॉल्यूम वाली, उसका लो टूट रहा है। मतलब कल उसके नीचे क्लोज किया है हमने 760, और आज भी लो के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर अगले 4 दिन में, 4 से 5 दिन, पूरा हफ्ता पकड़ लीजिए, अगर अगले 4 से 5 दिन में 760 रुपए रिक्लेम हो जाता है तो ये जो ब्रेकडाउन है ये फेल हो जाएगा, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हैंड्स में माल रह जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर इन्हीं की लिक्विडेशन इस स्टॉक को नीचे स्विंग लो 659, 659 और 622 इस जोन तक ले जा सकता है। तो अगले 5 दिन इसके लिए क्रूशल है। 760 रिक्लेम हुआ तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो 760 अगर रिक्लेम हो गया तो सब बढ़िया है, वरना और गिरावट यहां गहरा सकती है। पीसीबीएल के शेयर मिर्जा यामिन अहमद साहब के पास हैं, करीब करीब 462 रुपए के दाम पर, और दूसरा इनके पास सीमेंस एनर्जी के भी शेयर हैं। अब क्या करना चाहिए इन दोनों में? पहला स्टॉक कौन सा था सर इनका? पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। पीसीबी पीसीबीएल में डाउन साइड लग रही है सर 338 तक की, और 338 टूटने के बाद 255 तक की डाउन साइड बनेगी। स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 452 पे, और उसी के बाद 452, मतलब लोअर एंड 338 बना रहा है और अपर एंड हर बार लोअर हाई बन रहा है। तो इवेंचुअली 338 जिस भी दिन निकलेगा 255 का टारगेट खुल जाएगा। एक्सट्रीम वीकनेस है स्टॉक में। और सीमेंस एनर्जी में हायर लो बनाने की कोशिश हो रही है, 3090 को स्वीप किया है। जैसे ही 3365 निकला अप ट्रेंड कंफर्म कर लेगा। तो फिलहाल स्ट्रगल जरूर कर रहा है, लेकिन अप ट्रेंड इवेंचुअली कंफर्म होनी चाहिए। कपिल अहमद साहब का सवाल है एबीबी इंडिया और रोलेक्स रिंग को लेकर, इन्हें क्या करना चाहिए इन दोनों में? रोलेक्स, रिंग और एबीबी। सर एबीबी में तो आज अर्निंग्स का गैप डाउन है, ये नेगेटिव सरप्राइज है। और एबीबी मेरे को याद है 7043 यहाँ लेवल मार्क है जहां पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। और नीचे के टारगेट्स हमने पहले डिस्कस किए थे 3800, जो अभी नहीं आया है। और मोस्ट लाइकली 3800 तोड़ के 2600 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है। नहीं निकले हैं तो अभी भी मौका मिल रहा है आपको निकलने का। 3800 आते आते तो आपसे नहीं निकला जाएगा। और दूसरा स्टॉक था इनका रोलेक्स रिंग। रोलेक्स रिंग्स। सर आईपीओ बेस्ड स्टॉक है, लोअर हाई लोअर लो है। आईपीओ का जो लो है 99, वो टेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट रोलेक्स रिंग में तो एक एडजस्टमेंट भी है, वो एडजस्टमेंट की वजह से ज़्यादा ओवरहैंग्स में दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही कंपनी अच्छी है, नंबर भी ठीक है, लेकिन वही एक ओवरहैंग है इसमें कि अभी अभी रिसेंटली एक एडजस्टमेंट होकर चुका है। जब इसका एक भाई चार्ट लगाइए वाईटीडी में या 1 ईयर में, तब सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हुई कि कैसे ये एडजस्टमेंट हुआ है इसके अंदर। तो ये पहले 1200 रुपये से 1600 गया, फिर 1600 रुपये से वो एडजस्ट हुआ, और एडजस्ट होकर वापस 120 के आसपास जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। एक सवाल आया है आईटीसी का, माधव मित्तल साहब के पास 400 रुपये के दाम पे है, और टाटा टेक भी है इनके पास, क्या करें इन दोनों में? आईटीसी और टाटा टेक। सर टाटा टेक तो पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो इस पे बहुत सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रेड रेगुलर कर रहे हैं। बाकी जिस हिसाब से डाउन साइड में रेजिलियंट रहा है, अपसाइड मिल सकती है। आईटीसी मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, पूरे एफएमसीजी और ये स्टॉक्स मेरे को नहीं ठीक लग रहे हैं। आईटीसी प्रोबेबली 358 आने की गुंजाइश ज्यादा है, बट अगेन आईटीसी बीइंग अ लार्ज कैप, गिरावट में बाइंग के सौदे ज्यादा होने चाहिए, ना कि मतलब एक ट्रेड आपको मानना है 358 तक तो भले कर लीजिए। बाकी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है तो बहुत जल्दी निकलने की सलाह तो नहीं रहेगी। हालांकि 358 डाउन साइड दिख रही है मेरे को। तो 358 के आसपास की डाउनसाइड कहीं खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन दोनों शेयरों पर आपको राय दी गई है। अरिहंत योगी साहब के पास एनसीसी है 260 रुपए के दाम पर, और आईओएल केमिकल है 106 रुपए के दाम पर, क्या यहां पर एवरेज करना चाहिए इन्हें? एनसीसी और आईओएल केमिकल, सर एनसीसी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अर्निंग्स की शायद नेगेटिव रिएक्शन भी है। स्टॉक नीचे में 170 रुपए आ सकता है। आईओएलसीपी में, आईओएलसीपी ब्रेकआउट फेल हो गया सर, 104 रुपए रीटेस्ट पे लोअर हाई बना है,
और जब लोअर हाई बना तो लिक्विडेशन स्टार्ट हुई, जिसका पहला टारगेट टेस्ट हो चुका है जो कि था 88.64, वो टेस्ट हो चुका है। अब 88.64 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में भारी दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। 88 क्लोज नहीं करना चाहिए, अगर 88 के नीचे क्लोज किया तो 71 पे गैप है, वो फिल करने के लिए नीचे आएगा। सौरभ गोयल साहब के पास एसबीआई है 747 रुपए के दाम पर। अब इनको जल्दी नहीं है कोई, 1000 रुपए पे का वेट करे या निकल जाए, थोड़ा वॉलेटिलिटी से घबरा रहे हैं। सर मैं तो निकल गया होता, देखिए अब मैं 1000 का वेट नहीं करता, वैसे भी थोड़ा सुस्त चलने वाला स्टॉक है और 842 का ब्रेकआउट नॉन स्टॉप 971 का कल हाई बना है, तो अब 30 रुपए की टारगेट, मतलब 30 रुपए की अपसाइड, और अगर रिटेस्ट करने आए तो 894, यानी 60-70 रुपए 70 रुपए नीचे डाउनसाइड टेस्ट कर सकता है रिटेस्ट के लिए, और अपसाइड केवल 30 है, तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करती। मैं पूरी तरीके से बुक करके किसी जैसे डीसीबी में ब्रेकआउट आया है, मैं डीसीबी में मूव कर गया होता, या साउथ बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, इसके ब्रेकआउट के लिए मैं बल्कि आज प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बन भी रहा है साउथ बैंक में, 38 रुपए 15 पैसे के ऊपर कंफर्म होगा, तो मैं साउथ बैंक या डीसीबी में शिफ्ट कर लेता। तो साउथ इंडियन बैंक या डीसीबी, ये दो नाम हैं जिसके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा पैसा आप यहाँ पर वसूल कर सकते हैं, ऐसा मानना है। आइनॉक्स विंड शेख मिराज साहब के पास है 155 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इन्हें? आइनॉक्स विंड सर 151-48 के नीचे कल क्लोज किया है, लेकिन आज फॉलो थ्रू मूव नहीं है, तो अगर 2-4 सेशन 5 सेशन लगा के 151-48 वापस आता है तो री एंट्री करनी चाहिए। 177-40 तक की अपसाइड मिल सकती है। इसमें 151 के ऊपर हमने ब्रेकआउट प्ले किया था, हमारा कल स्टॉप लॉस कटा है। रोशन साहू साहब का कहना है कि इनके पास फिशर में लॉस है, एवरेज एग्जिट होल्ड, क्या करें? सर 105 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस था, एग्जिट हो चुके हैं। केपीईएल हरीश अडवाणी साहब ने 453 पर बाय किया हुआ है, करना क्या चाहिए इसमें? केपीएल अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जब तक 417 ऑड लेवल्स प्रोटेक्टेड हैं और उसके ऊपर ब्रेकआउट पॉइंट 437 प्रोटेक्टेड है, आप आराम से लॉन्ग रह सकते हैं। 490 तक के टारगेट मिलेंगे, और ये स्टॉक हमने अपने दिवाली पिक में भी दिया है, हमको यहाँ से 3x आराम से होते हुए दिख रहा है। ललित साहब पूछ रहे हैं कि जैकॉप 172 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या एवरेज करें या बने रहें? जैकॉट टिका नहीं सर, 173 के आसपास, तो एक बार इसमें 8 अक्टूबर को एक बड़ी कैंडल बनी थी जहां पे 13% चला था, उसी कैंडल के अंदर पूरा काम हो रहा है, तो जब तक उस कैंडल का लो 145 प्रोटेक्टेड है, 145 173 की रेंज में ट्रेड करेगा। जिस भी दिन 173 निकला 236 के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे। तो एक राय आपको जैकॉप के रेफरेंस में भी दी गई है। राणा जी का एक सवाल आया है आपके लिए। नेटको फार्मा 820 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज 525 पर। अब क्या करें इन दोनों में? तो तिलक नगर तो हमने लास्ट फ्राइडे भी डिस्कस किया था कि टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, पुल बैक का वेट करना चाहिए। 481 का सपोर्ट है, उसी के आसपास आया लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, तो मैं 481 रीटेस्ट होने पे अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो फ्रेश ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिलहाल हाथ रोक के रखूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा अच्छा लग रहा है एज फॉर इन्वेस्टर ट्रेडिंग के लिए। अभी सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आती हुई दिख रही है, नेक्स्ट जब बेस बनेगा तो वापस लिकर स्टॉक्स में इंटरेस्ट रहेगा। नेटको फार्मा अगेन ब्रेकडाउन के आसपास है, 790 टूटता है तो फिर से एक डाउन मूव खुलती हुई दिखेगी, तो फिलहाल तो खराब लग रहा है। और ये जुलाई के स्टार्ट में ही जब वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार बना था, तब से हम मंथली चार्ट पे शूटिंग स्टार बना था, तब से यहाँ पे डाउनसाइड ओपन अप ही है। प्रवीण नुनीवाल साहब का एक सवाल आया है सम्मान कैपिटल को लेकर। इन्होंने 165 रुपए के दाम पे खरीदे हैं 850 शेयर, और नजरिया है छोटी अवधि का, क्या राय रखोगे आप जैन साहब? सर अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो सम्मान कैपिटल पे हर कीमत में आपका स्टॉप लॉस 181 रुपए क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। 181 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस 179 या 180 क्लोजिंग बेसिस पे ले लें, 1-2 रुपए बफर देके। अगर ये टूटता है तो स्टॉक में डाउनसाइड खुल जाएगी, अगर नहीं टूटता है तो फिर अपसाइड वापस से होगी। बट 120 रुपए 117 रुपए से जो रैली स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 ये 5 छठवां रीटेस्ट है 10-20 मूविंग एवरेज के स्प्रेड का। जनरली चौथे के बाद फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं, ये छठवां है, तो थोड़ा सा
स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्ट रखिएगा। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा और उसके हिसाब से आप काम करिएगा। अरमान अली साहब पूछ रहे हैं कि सुजलॉन में क्या करें, 53.50 के दाम पे खरीद रखे 250 शेयर, अब इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? सुलॉन रिजल्ट के बाद ठीक ठाक रिएक्शन दिया था और वॉल्यूम भी अच्छा था। 10 मूविंग एवरेज आज रीटेस्ट हुआ है। अगर 58 लेवल प्रोटेक्टेड रहते हैं तो यहाँ पे और बेस बनता है तो 70 रुपए का टारगेट खुलेगा। बाकी जिस हिसाब से 52 और 53 और 56 का लेवल प्रोटेक्ट हुआ है वो रेंज लग रहा है कि स्टॉक हायर लो बना के 70 रुपए जाएगा। तो हायर लो बना के 70 रुपए के आसपास जाने की उम्मीद यहां पर दिखाई पड़ रही है। अदानी टोटाल, फरहान हुसैन साहब ने लिया हुआ है 707 रुपए पे, इसमें क्या करना चाहिए? सर अगर इन्वेस्टर हैं तो शांति से बैठे रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर ट्रेडर हैं तो 640 के ऊपर बाई करना है 708 रुपए तक के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ी कैंडल बनी थी 29 अक्टूबर, अभी तो उसके लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। ओके, तो बहुत ज्यादा कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है अदानी टोटाल में। एक सवाल आया है एस्टर डीएम को लेकर, इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अरुण यादव साहब का सवाल है। अब ये पूछे कि इसमें करना क्या चाहिए। नंबर्स तो इसके अच्छे आए हैं और नंबर्स में रिएक्शन भी है, 1.5-2% ऊपर शेयर खड़ा हुआ है, 700 रुपये पार भी किया इसने अभी थोड़ी देर पहले। अब क्या किया जाए? सर एस्टेडियम में कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट था 650 पे, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट वीक हो गया, नहीं तो ये अभी तक 750 रुपए आराम से पहुंच गया होता है। बट वीकनेस में इस स्टॉक में कोई वीकनेस नहीं आई। 4 दिन 5 दिन से निफ्टी गिर रहा है, लगभग 26,000 से हम 25,500 450 आ गए हैं और ये स्टॉक 4 दिन से इनसाइड बार बना रहा है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जैसे ही 710 निकलेगा 800 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। तो पहला 745 का टारगेट पकड़िए, दूसरा 800 रुपए का पकड़िए और एग्जैक्ट लेवल जो निकालना जरूरी है वो है 704 रुपए। तो आप 704 705 की रेंज अगले 2-3 दिन में अगर निकलती है तो किसी को फ्रेश भी बाई करना है तो कर सकता है। ओके, लोहित चोपड़ा साहब का एक सवाल आया है, कंट्रोल प्रिंट को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं, आप क्या चाहते हो? कंट्रोल प्रिंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा सर। यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है और नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स, लेकिन क्लाइमेटिक मूव है। ये एक बार नीचे 572 और शायद आईपीओ बेस रिटेस्ट करने 471 भी आ सकता है। तो उस जोन में अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, या फिर इस पूरे बेरिश सेटअप को फेल करे 900 के ऊपर तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनेगी। दोनों केस में मैं 900 के ऊपर खरीदने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, ताकि ये होगा कि वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हो गया, स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में माल है तो अपसाइड बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड टू बाई अबोव 900। एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए कि निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बढ़िया कमबैक और डे हाई पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी में भी मूव आया है, निफ्टी बैंक के अंदर ही मूव आया है। निफ्टी में है लाल निशान, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया तेजी आई है। सो जैन साहब, आपका जो कंफर्ट लेवल था निफ्टी बैंक को लेकर, आपने बोला था 57,500 के ऊपर रुक जाए तो 57,760 70 पे हम खड़े हैं, क्या लग रहा है अब? अच्छा, 57,700 का जो पहला लेवल था वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। मंडे आना चाहिए था, वो आज ही आ गया है। 57,700 यहाँ से ऊपर टिका ले जाते हैं 700 730 की जोन, तो फिर आप पकड़िए 58,050 तक की अपसाइड मिल सकती है। मंथली पॉइंट ऑफ कंट्रोल, लास्ट मंथ का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है मंथली का, ये 58,048 है। वही रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद सेलिंग प्रेशर गहराया था। तो लगभग अगर 57,700 740 के ऊपर टिकते हैं तो 58,050 का टारगेट खुलेगा। तो एक राय आपको यहां पर दी गई है निफ्टी बैंक को लेकर, दोनों डे हाई पर। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट 1/4% की बढ़त पे आ चुका है। निफ्टी लाल निशान, जरा मिड कैप स्मॉल कैप भी लेके आए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी रिकवरी तो आई है, पहले से बेटर हुआ है। स्मॉल कैप लोअर लेवल से एक अच्छे कमबैक के बाद डे हाई पर, एंड मिड कैप भी लाइकवाइज लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के बाद डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। सो रिकवरी है मार्केट्स में। कंफर्टेबल कितना है वो जैन साहब आपको बता भी रहे हैं। हिमांशु नारंग साहब पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए, क्या बड़े चंक्स में यहां पे खरीदारी कर लें? मेरे को लगता नहीं सर, अभी आईपीओ बेस पे नहीं बना है। कम से कम 111.50 और आइडियली 117.64, ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है स्टॉक में किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं है। हर अपसाइड में सेलिंग प्रेशर ज्यादा आता है, तो मेरी लिस्ट में तो कहीं से भी नहीं है। और 117.64 यानी राउंड फिगर 120, इसका अलर्ट लगा हुआ है। 120 निकलता है तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ओके, अद्विक जैन साहब पूछ रहे हैं कि इस गिरते मार्केट में कोई स्टॉक जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लग रहा है पुल बैक प्ले कर सकते हैं? मैं सर पुल बैक प्ले करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मैं अभी भी अगर मेरे को प्ले करना है
जैसे डीसीबी बैंक हो गया, पेनार इंडस्ट्री हो गया, या 5 स्टार हो गया, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, मैं उन्हीं को प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा कंपेयर टू जो बाउंस बैक दे रहे हैं। तो प्ले द स्ट्रेंथ साउथ बैंक में आ रही है, पेन इंडस्ट्री में आ रही है, डीसीबी बैंक में आ रही है, तो स्ट्रेंथ प्ले करना हमेशा आसान रहेगा। स्टॉप लॉस कटता भी है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में आप डबल क्वांटिटी से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो स्ट्रेंथ प्ले करना हमेशा आसान रहेगा। सौरभ यादव साहब पूछ रहे हैं कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज में क्या करें, 2014 के दाम पे उन्होंने ले रखा है, अब उसमें क्या करना चाहिए? स्टाइलम इंडस्ट्री सर, मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट लास्ट मंथ में बनाया है, करंट मंथ में पुल बैक है। पुल बैक में अगर 1900 रुपए नहीं टूटता है तो फिर आपको 2400 रुपए तक की अपसाइड मिलेगी। इसने पूरा एक बेरिश सेटअप बनाया था, जिसको लास्ट मंथ क्लोज करते करते 1911 के ऊपर जब क्लोज किया तो कंफर्म किया कि बेरिश सेटअप फेल हुआ है, तो 2400 रुपए का टारगेट खुल रहा है। तो 2400 रुपए के आसपास टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मिलन मोरे साहब पूछ रहे हैं कि डाबर 130 शेयर हैं 490 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? डाबर डाबर 519.45 के ऊपर टिक रहा है, खींच के 550 तक जा सकता है, बट जैसे मैंने कहा एफएमसीजी स्टॉक मेरे को बहुत पसंद नहीं है। और डाबर 468 अगर टूटता है तो 369 तक के टारगेट खुलेंगे। मैं थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ इंक्लाइन ज्यादा हूँ एफएमसीजी स्टॉक्स में। यहाँ पे मैं लॉन्ग तो प्ले नहीं कर रहा हूँ जब तक बेरिश सेटअप फेल ना हो। आपने कहा आपको एफएमसीजी स्टॉक पसंद नहीं है, लिकर तो आपको इतना ज्यादा पसंद है, मतलब लिकर स्टॉक तो आपको इतना ज्यादा पसंद है, आप हर बार उनमें ब्रेकआउट ढूंढते हो, ऐसा क्यों? सर लिकर मतलब मैं ये गोली बिस्किट वाले स्टॉक्स की बात कर रहा था एफएमसीजी में, कि इनमें कोई बहुत अच्छी मूव नहीं दिख रही है। ओके लिकर ओके तो हमेशा डिमांड में रहती है सर। ओके ओके चलिए, खैर मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आशुतोष रंजन साहब का एक सवाल था, इन्होंने पूना वाला फिनकॉप के शेयर ले रखे हैं 501 रुपए पर, और पिरामल फाइनेंस के भी शेयर हैं 1281 रुपए पर। 6 महीने का नजरिया है, क्या करें इन दोनों में? पिरामल फाइनेंस फाइनली आज लिस्टिंग हो ही गई स्टॉक की, और लगभग सेमी रेट पे हुई है, 1364 के आसपास उसकी डीलिस्टिंग हुई थी, 1124 पे हुई थी, और 200 रुपये ऊपर लिस्टिंग हुई है। तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है। अभी डेटा नहीं है मेरे पास ज्यादा, आज ही का डेटा है, बट अगर दोनों स्टॉक का डेटा मर्ज होकर बड़ा चार्ट बनता है तो थोड़ा सा आसान होगा एनालाइज करना। बट ओवरऑल जब तक डीलिस्ट हुआ था चार्ट में अच्छी स्ट्रेंथ थी और 200 रुपये ऊपर आया है, तो उस हिसाब से 1700 साढ़े 1700 का जो पुराना टारगेट है वो एज इट इज बना हुआ है, तो चलना चाहिए ऊपर की तरफ। और पुणे वाला फिनकॉर्प में ब्रेकआउट पॉइंट ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो चुका है 465 450 के आसपास। यहां से जैसे ही कोई बुलिश एविडेंस बनेगा हम बायर रहेंगे। तो दो राय आपको दी गई हैं पूना वाला के रेफरेंस में भी। इसके अलावा तरुण सागर साहब पूछ रहे हैं कि आयरेडा में इन्हें 20% के आसपास का लॉस है, तो क्या यहां से निकलकर अदानी पोर्ट में स्विच कर जाएं? अड्डा में 30% का लॉस है अदानी पोर्ट में। अदानी पोर्ट की जगह सर मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की ज्यादा रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि वो स्टॉक मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। 10-20 डे वीकली पे क्रॉसओवर आने वाला है, डेली पे प्रोटेक्ट कायदे से कर रहा है, कप हैंडल पैटर्न अच्छा बना हुआ है। तो मेरे को अदानी पोर्ट्स मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के उस पे अगर तोलेंगे तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अदानी ग्रुप में भी और अगेंस्ट निफ्टी भी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसके फेवर में ज्यादा रहूंगा। आप कुछ नहीं तो इसका 5 डे चार्ट लगा लीजिए या 1 मंथ चार्ट लगा लीजिए, और बाजू में निफ्टी का 1 मंथ चार्ट लगा लीजिए, आपको दिख जाएगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक में कितनी अच्छी है कंपेयर टू अदर अदानी स्टॉक्स और निफ्टी। तो आपको एक राय दी गई है निफ्टी को लेके 25,400, इनफैक्ट मतलब अदानी को लेकर आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। टाटा पावर और टाटा स्टील फ्रेश एंट्री करने के लिए रिया राज जी पूछ रही है, करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अदानी नहीं, टाटा पावर और टाटा स्टील। टाटा पावर टाटा स्टील सर, टाटा पावर तो ऐसा है 414 के लेवल के आसपास आके बार बार फिसल रहा है, और टाटा ग्रुप की दिक्कतें भी लगभग ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो रही है, क्योंकि मिस्त्री साहब वापस खुद ही नहीं मतलब पीछे हट गए हैं, कोई ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये चीज एज इट इज जैसी दिख रही है ऐसी की ऐसी निकलती है तो इवेंचुअली 414 का ब्रेकआउट लेके 447 और ऑल टाइम हाई के टारगेट हिट कर देगा। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरहैंग खत्म हो गया है। टाटा स्टील होल्ड करना चाहिए,
अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो ये 176 की जोन रीटेस्ट करने आया है। अगर मार्केट में ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है तो ये रीटेस्ट कंफर्म होगा और 224 240 के टारगेट की तरफ ये बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट 167 जो एक्चुअल ब्रेकआउट पॉइंट है वहां तक भी आ सकता है, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है, ना कि एग्जिट करके नीचे खरीदने की कोशिश मत कीजिए, टाइमिंग करने की कोशिश मत कीजिए। नीचे अगर मिल जाए बहुत बेहतरीन है, थोड़ा और ले लीजिए, नहीं तो अच्छे रेट पे यहाँ पे बाई कर लीजिए। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये अपनी आईपीओ प्राइस पर आ गया है, क्या शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं सर, आईपीओ का लो 145 था, वो तोड़ने के बाद से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार निकलिए, जब आईपीओ बेस बनेगा तब देखेंगे। अभी आईपीओ बेस बनता हुआ नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम फिशिंग हो रही है। तो बॉटम फिशिंग मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपने देखा ही है बॉटम फिशिंग वाले फिर उसके बाद रेंगते सरकते नीचे आ रहा है, तो ना बाउंस बैक देता है ना फिर निकलने का मौका। तो बेटर है कि आईपीओ बेस बनने का वेट कर लीजिए। तो आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ काम कीजिएगा। अब नेटवर्क 18 के शेयर हैं दीपक सिंह साहब के साथ, क्या करना चाहिए इसमें? अगेन सर, बिफोर लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 49.2 के नीचे ये क्लोज होता है और एक दो हफ्ते में रिक्लेम नहीं होता है तो फिर दिक्कत है। करंट वीक में उसी लेवल को रिजेक्ट किया है, तो अब स्टॉक थोड़ा सा खराब लग रहा है। वापस से 50.36 रिक्लेम करना जरूरी है, नहीं तो फिर स्टॉक में डाउन मूव करीब करीब 42.9 तक आ सकती है। तो दो बुलिश सेटअप पास करने के बाद थर्ड बुलिश सेटअप फेल किया है, और ये फेलियर अगर कंटिन्यू रह गया तो फिर डाउन साइड के टारगेट खुल जाएंगे। दो सवाल के ऊपर दो मतलब शेयरों के ऊपर सवाल आया है। एक है स्वान कॉर्प जहां पर खरीदारी करके बैठे हैं, और दूसरा केईसी इंटरनेशनल 860 रुपए के दाम पे केईसी इंटरनेशनल में खरीदारी है, क्या करें इन दोनों में? स्वान को अब तो सर जैसा हमने डिस्कस किया था 437 का लेवल स्वीप किया है, वापस से 480 490 496 के टारगेट खुले हैं। बड़ी तेजी 496 60 के ऊपर क्लोज करने पे बनेगी, तो दोबारा 496 के अराउंड सवाल पूछे। अगर वहां पे फंसा तो बुक करना होगा, अगर नहीं फंसा तो फिर इस बार निकाल देगा। केईसी नीचे 766 का लेवल हमने डिस्कस किया था जो आ चुका है, इसके नीचे क्लोज होने पे अगला लेवल 665 623 का खुलेगा। ओके। मॉस्चिप पे गुंजन जी का सवाल है, ये आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। 250 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब क्या करा जाए? देखिए, मैं मॉस्चिप कंटिन्यू मना कर रहा हूँ कि 279 पे जिस हिसाब से रिजेक्शन बना है 238 का पहला टारगेट है, और अगर वो नहीं बचा पाया तो अगला टारगेट इसमें खुलेगा। अगला स्विंग लो जो कि है 222, जो आज लगभग टेस्ट हो गया है, 222.35 का लो बना है। मेरे को बाइंग तो यहाँ से नहीं दिख रही है, किसी भी बाइंग स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए भी 250 निकलना जरूरी होगा। बाउंस बैक में 250 मिले तो इस स्टॉक से एग्जिट करके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, एक अलर्ट लगा के 280 रुपए का, 280 का अलर्ट ट्रिगर हो तो भले आप फिर लॉन्ग कर लीजिएगा। केईसी इंटरनेशनल अच्छा, केईसी पे तो बातचीत हो ही गई। एक सवाल आया है मोहम्मद रफीक रंगरेज साहब का, वो पूछ रहे हैं कि प्रीमियर एक्सक्लूसिव 623 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, कल इसमें सेबी इंक्वायरी की खबर भी आई थी, 6% नीचे था, आज कुछ पुल बैक है, क्या करा जाए? ये लेवल परसों भी किसी मैडम ने सवाल पूछा था मंडे को, तब भी हमने यही डिस्कस किया था कि 666.65 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो ही चलेगा, और उसी लेवल को स्वीप करके नीचे आया, और अब तो स्विंग लो 596 भी टूट गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउनसाइड बढ़ी है इसमें 553, और उसके नीचे गैप फिल करने के लिए 465, ये दो टारगेट खुल सकते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव जब तक 666.65 के ऊपर क्लोज ना करे लॉन्ग नहीं बनता है, उसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। ओके। इंद्रनील साहब का एक सवाल आया है, एक तो NaCl क्या ये ऐड करें, और दूसरा उनका कहना है कि मेरा फेवरेट सेक्टर एल्कोहल। पहले तो इंद्रनील साहब, मेरा फेवरेट कुछ नहीं है बाजार में, बाजार ही फेवरेट है, तो बाजार में हर चीज फेवरेट है, सो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या लिकर सेक्टर में से कुछ लिया जा सकता है? सर अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो अभी नहीं लूंगा, और नए बेस का वेट करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं। अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं यूनाइटेड स्पिरिट तो एकदम नीचे, जब बॉक्स लो 1364 टूटा था
तभी लेके शांति से बैठ गया होता है ऑल टाइम हाई के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए ऑल टाइम हाई केवल यूनाइटेड स्पिरिट, ट्रेडर के लिए बाकी सारे काउंटर वॉच लिस्ट में लगाइए। टीआई में प्रॉफिट बुकिंग के बाद, मतलब टारगेट हिट होने के बाद लगभग सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जैसे नया बेस बने ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, एनएसीएल इंडस्ट्री 199 का लेवल हमने नीचे डिस्कस किया था, वो भी टूट चुका है। 158 का अगला दिख रहा है। और ये एटीआर एक्सटेंशन जब 325 पे बन रही थी जुलाई 22 जुलाई के आसपास, तब से हम क्लियर थे कि 237 199 आएगा। 199 इस हिसाब से टूटेगा, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन टूट गया। तीसरा सर, जो फेवरेट के बारे में बात हुई है, लेकर मेरा फेवरेट जरूर है, लेकिन इस समय है। आज से 2 महीने बाद रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, क्योंकि मेरा फेवरेट सेक्टर वही होता है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, जहां पैसा बनने की संभावना हो। अभी लिकर में है, कल आईटी में आ जाएगी, परसों एफएमसीजी में आ जाएगी, तो वो फेवरेट हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने मेरे फेवरेट की बात की थी, लेकिन क्योंकि आपने अपना फेवरेट खुद ही बता दिया तो बात ही अलग है, फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। आपका तो लेकिन है ही। नहीं नहीं सर, मेरा तो क्या ही फेवरेट है। आप मतलब 20 साल हो गए यही तब बाजार देखते देखते। विजय माल्या साहब के समय से यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं देख रहा हूँ। सो हम तो सर बैठे ही हैं, देख ही रहे सालों से एक ही चीज़ होते हुए। तो हमें तो आदत ही है, हमारा तो कोई फेवरेट नहीं है। मतलब मैं उस ज़माने से देख रहा हूँ इन कंपनियों को जब इनमें 2-3 तो लिस्ट ही नहीं थी, सूला वगैरह नहीं थी, ये एडीवी लिस्टेड नहीं थी, एबीडी वगैरह, और बाकी सब कंपनियां स्मॉल कैप हुआ करती थी। लेकिन ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं, देखते देखते इतने साल भी गुजर गए, सभी कुछ फेवरेट अपना, तो क्या ही फेवरेट, क्या नॉन फेवरेट। एनीवेज, ग्रीव्स कॉटन के शेयर है रावत साहब के पास 119 रुपए के दाम पर, 515 शेयर है। क्या करना चाहिए इसमें? सफाई वैसे मैं आप ही की तरफ से दे रहा था सर। नहीं नहीं सर, हमारा क्या ही है। खैर बताओ ना सर, क्या करें? ग्रीस कॉटन रेंज में है सर। अगेन वही 1 सितंबर वाली कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होती है, देखिए रोज सवाल पूछने से पैटर्न नहीं बदल रहा है। वो जो 1 सितंबर की कैंडल है उसका हाई 234.80 और लो 198 है। इसके बाहर निकलेगा तो ही ट्रेड बनेगा। नीचे टूटा तो नीचे का बनेगा, ऊपर टूटा तो ऊपर बनेगा। तब तक रोज सवाल पूछने से कोई पैटर्न नहीं बदलने वाला। बस एक चीज है कि इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद कल नेगेटिव रिएक्शन था और कुछ मार्केट प्रेशर भी था। तो अगर 198 स्वीप होता है तो लॉन्ग में इंटरेस्टेड रहेंगे, या 237 234.80 का लेवल है, 235 237 ये रेंज पकड़ लीजिए। निकलती है तो बाई में इंटरेस्टेड रहेंगे। तब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है और करता रहेगा। ओके। सीसीएल प्रोडक्ट नहीं, ट्रिपल सीएल के शेयर लिए हुए हैं अंकित शर्मा साहब ने। 10,000 शेयर हैं 25 रुपए के दाम पे। इस बार के नंबर इसके अच्छे आए थे। क्या करना चाहिए इसमें? कंसोलिडेटेड कंसोर्टियम पे चार्ट बड़ा अजीब सा है इसका। ये बड़ा गैप, पता नहीं 2 सितंबर 2024 को इतना बड़ा गैप क्यों है। ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है या क्या है, बट लगभग सिमिलर पैटर्न बना है। बहुत सारे स्टॉक अभी हमने डिस्कस किए हैं, लगभग वैसा ही पैटर्न बना है। अगर ये करीब करीब 28 रुपए 87 पैसे, 29 रुपए पकड़िए, 29 रुपए निकलता है तो फिर इसमें बाइंग की जा सकती है। थोड़ी सी तेजी मिलेगी, बट एक बार अजीब सा चार्ट है, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा गैप, ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट ही होना चाहिए 2024 के स्टार्टिंग में। तो मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा दूंगा। अगर आप रीड कर सकते हैं कि ये गैप क्यों है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 29 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा। ये स्टॉक स्प्लिट था जैन साहब, 2010 में था, लेकिन अभी तो कोई स्प्लिट नहीं आया। उसके बाद से कोई कॉर्पोरेट एक्शन ही नहीं है इसके अंदर। एनीवेज, एक सवाल वो आया हुआ है भज ईश्वर साहब का। उन्होंने आपके कहने से प्रॉफिट तो बुक कर लिया एसबीआई में। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हिंडाल्को के अंदर जो कल की कैंडल है या आज जो फॉलोअप दिख रहा है, इस फॉलोअप में एंटर कर सकते हैं? मैं नहीं करूंगा सर अभी। मैं थोड़ा सा और हिंडाल्को में, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जब 66% पोजीशन बुक कर रहे थे 830 840 की जोन में, कि नीचे 751 के आसपास में देखना स्टार्ट करूंगा। अगर वहां बुलिश एविडेंस मिलता है तो फिर मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा, नहीं तो फिर मैं, अगर टाटा स्टील पहले मिल गया तो वहां पे देख लूंगा, बट इसको तो 751 के आसपास ही देखूंगा। एक सवाल आया है एसएमएल इसुजू महिंद्रा को लेके। ये बलियान साहब का एक सवाल है। ये 3 महीने के लिए पूछ रहे हैं कि इसमें क्या टारगेट आना चाहिए? 3 महीने में 2315 रुपए तक नीचे आ सकता है। 3 या 4 महीना लगा सकता है, बट नीचे का ज्यादा लग रहा है। 3900 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ है, 2315 उसका टारगेट है। ओके, तो 2315 तक ये आ सकता है नीचे, ये मानना है जैन साहब का। बीसीएल इंडस्ट्रीज सोनी कुमारी जी के पास है, 50 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। क्या करें इसमें? लग तो
मतलब साइडवेज टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ऊपर में 41 निकलना बहुत जरूरी है। मेजर सपोर्ट 38 के आसपास है, तो 38 अगर टूटा तो डाउन साइड खुलेगी। उसके पहले अगर 41 निकला तो लगभग 47 48 तक के टारगेट मिलेंगे। तो दोनों, या तो 38 के नीचे सवाल पूछे या 41 निकलने पे सवाल पूछे, तब ट्रेड बनेगा। आईडीबीआई में एंट्री करने की इच्छा रखी है आनंदिता जी ने, क्या एंट्री करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन सा जोन आपको सही लग रहा है एंट्री के लिए? देखिए, आईडीबीआई में मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। इनिशियली 104.37 के ऊपर टिक जाए तो ब्रेकआउट बन जाएगा। उसी को स्वीप करके नीचे आया है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर 104.37 के ऊपर बनती है तो बहुत पावरफुल अटेम्प्ट रहेगी। बट ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और 2-3 साल के लिए, तो फिर स्टॉक का पैटर्न अच्छा है। आपको 180 190 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट उसमें लगेगा 3 साल लगेगा। तो उसमें कुछ समय लग सकता है, उसके हिसाब से आप इसको देखिएगा। अब एक सवाल आया है अदानी पोर्ट के स्वप्निल जी के पास, 1480 रुपए के दाम पर एवरेज शेयर है 50, लेकिन ये है इन्वेस्टर, तो इन्हें करना क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, सब शांति से बैठे रहिए। जिस भी दिन 2,000 रुपए मिले तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। नई एंट्री इन्फोसिस और टीसीएस में सुमित कुमार साहब करना चाहते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर एंड एज एन ट्रेडर क्या राय है आपकी? ट्रेडर के लिए एकदम ना, बिल्कुल दूर रहिए। जब मोमेंटम बनना स्टार्ट हो तब आइएगा। इन्वेस्टर के लिए 3,018 के नीचे ये पूरी डिमांड या एक्यूमुलेशन जोन है। 2682, 3,018, ये पूरी एक्यूमुलेशन जोन है। इसमें जितनी आप एसआईपी करके छोड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। थोड़ी सी टिकट साइज बड़ी है तो मैं हमेशा इन्फोसिस ज्यादा प्रेफर करता हूँ। गैप जोन 1463 ऑड लेवल के आसपास प्रोटेक्शन है। 1417 मिल जाए तो एकदम डीप डिस्काउंटेड बाई हो जाएगा। दोनों स्टॉक धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई पे वापस पहुंच जाएंगे। तो दोनों को आप एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर राय दी गई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। संजीत कुमार साहब पूछ रहे हैं श्नाइडर इलेक्ट्रिक करीब 832 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और दूसरा ये शिवालिक पावर कंट्रोल में एंटर करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या एंटर करना चाहिए? शिवालिक पावर कंट्रोल, एचपीसीएल। नहीं, शिवालिक पावर कंट्रोल तो एकदम कंटिन्यू डाउन है। जितना डेटा मेरे पास है, सिर्फ 4 दिन ऊपर गया है। और 5 जुलाई 2024 से जो गिरना स्टार्ट हुआ है 396 से 98 आ गया। और कोई इधर उधर बाउंस बैक आ सकती है, बट कोई अपसाइड नहीं है। इस स्टॉक को तो वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। और स्नाइडर में वीकली और मंथली चार्ट पे बड़ा पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट 954 के ऊपर एक बार फेल होके नीचे आया है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में 954 960 अगर निकला तो फिर 1,200 रुपए आराम से चला जाएगा। नंबर जून क्वार्टर में थोड़े से 19 आए थे, प्रॉफिटेबल थी, लेकिन ईपीएस ग्रोथ कम हुई थी। अगर एक आध क्वार्टर में रिजल्ट ठीक होता है तो वापस से ये अपना 1,200 की जर्नी स्टार्ट करेगा, बट 970 टिकना बहुत जरूरी है। श्रवण साहब का एक सवाल आया है अरिहंत कैपिटल में, वो कह रहे हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम एकदम से आया है, क्या ये वर्थ लुकिंग या इन्वेस्टिंग है? बिल्कुल करना चाहिए सर। इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग भी हो सकते हैं। इसमें एक बड़ी सेल ऑफ कैंडल 24 अक्टूबर को बनी थी, उसको कोई भी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। अगले दिन उससे डबल बाइंग हुई थी। जैसे ही स्टॉक में 111 रुपए निकलेगा, इसमें बड़ी अपसाइड 140 145 तक की बन सकती है। ओके। इसके अलावा एक और सवाल आया है अश्विनी राय साहब का जेटीएल इंडस्ट्रीज को लेकर, और 100 शेयर लिए हुए हैं, 3,000 नहीं सॉरी 100 रुपए के दाम पे 3,000 शेयर ले रखे हैं, प्लस ज्योति रेजिन 1,020 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, क्या करें इन दोनों में? सर, जेटीएल तो ब्रेकडाउन दे रहा है। 59 टूटा तो फिर आईपीओ लो 42.5 तक आ सकता है। और ज्योति ज्योति रेजिन, RESIN। एडिसिव, वॉल्यूम बहुत कम है सर। 8,000 का एवरेज वॉल्यूम है, और गलती से भी 1138 टूटा तो एकदम वर्टिकल डाउन हुआ आएगा। ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला है लगभग 10-20 पैसे से मंथली चार्ट पे बेस बनाते हुए। 10 पैसे से फिर 3.5 पे बेस बना, 3.5 से गया 54, नेक्स्ट बेस बनाया 54 के आसपास। वहां से नॉन स्टॉप 1,200 रुपए आया है। तो अब यहाँ से कितना चलेगा नहीं चलेगा मेरे को नहीं पता, तो मैं अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा डालूंगा। 1138 के नीचे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म कर देगा। तो आपको राय ज्योति रेजिन और साथ साथ दूसरे स्टॉक पर भी दी गई है। एक आरती इंडस्ट्रीज पे कोई राय देना, शुभजीत रॉय साहब पूछ रहे हैं कि 800 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की हुई है, इस बार के नंबर्स काफी अच्छे आए, अब क्या करना चाहिए इसमें? एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था सर। नंबर बहुत अच्छे आए हैं और डबल बॉटम का ब्रेकआउट 400 रुपए पे आया है।
बट 10-20 डे मूविंग एवरेज पीछे छूट गया, इतने गैप अप में जनरली छूट भी जाता है। तो अगले 5 से 8 दिन अगर साइडवेज रह के 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप करता है तो एक बाई का सौदा बनेगा 440-458 तक के टारगेट के लिए। 444-458 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर एक राय रख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड सचिन साहब के पास है, क्या करना चाहिए इसमें? ये तो बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में सर बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 910 रुपए पे, हाई 1600 बनाया था और बाइंग क्लाइमेक्स ही इतना नीचे 910 पे कंफर्म हुआ था। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 386 रुपए 20 पैसे, तो 910 जब से टूटा है 386 रुपए 20 पैसे का टारगेट खुला हुआ है। चलिए, तो इतने सारे शेयरों में तो बातचीत हुई, आगे भी बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं स्टॉक एक्सरे का। आज स्टॉक तो स्टॉक एक्सरे में आज बातचीत करेंगे हम वो कंपनी की जिसके नंबर्स काफी साउंड आए हैं, वो है लुपिन। एक बढ़िया नंबर, एक्सेप्शनल नंबर कंपनी ने दिए भी हैं और हाईएस्ट की साइड पे इसके बीटा वगैरह के नंबर्स भी आए हैं। मुनाफा करीब 1478 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 7050 करोड़ रुपए के आसपास आया, 25% की बढ़त वहां पर है। मुनाफे में 73-74% के आसपास का जंप देखने को मिला है। एबिटा फ्रंट पर भी नंबर्स थोड़े बेटर हैं और अदरवाइज भी नंबर्स के अंदर एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। जैन साहब, लुपिन को कैसे देख रहे हो आप? तो लुपिन में मंथली चार्ट पे 113 महीने का ब्रेकआउट बना था अगस्त 2024 में, और मंथली चार्ट पे ये रीटेस्ट कर रहा है और उसी लेवल 1900 रुपए के आसपास ही झूल रहा है। मोमेंटम बनेगा 2158 के ऊपर। अगर इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो आपको टाइमिंग करने का मौका शायद ना दे। इन्वेस्टर्स को एसआईपी करके छोड़ देना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए 2158 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तब तक इन्वेस्टर को फ्रंट एंडिंग में पैसा मिल ही जाएगा। तो 2158 के ऊपर ट्रेडर्स, करंट मार्केट प्राइस पे एसआईपी कर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो तीन तरह के लोगों के लिए सवाल रहेगा। ट्रेडर कहाँ स्टॉप लॉस रखा है, इन्वेस्टर कहाँ तक देखता रहे, और अगर कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो क्या करे? सर, इन्वेस्टर को तो यहीं पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में 3000 प्लस के टारगेट रहेंगे। ट्रेडर जब 2158 का ब्रेकआउट पॉइंट निकलेगा उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा। अभी ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि पिछले 8 महीने से एकदम कंप्लीट छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब रेंज ब्रेकआउट बनेगा तब इसमें टारगेट स्टॉप लॉस निकल के आएंगे। तो इन्वेस्टर्स को एसआईपी करके छोड़ देना चाहिए, ट्रेडर्स को 2158 का अलर्ट लगा के छोड़ देना चाहिए। ओके, तो एक राय आपके लिए दी गई है लुपिन के रेफरेंस को लेकर भी। अगर फार्मा में कुछ पिक करना हो अदर देन लुपिन, तो कोई नाम दिख रहा है क्या आपको? जब फार्मा में सिप्ला, लुपिन और सन फार्मा, ये 3 स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, बट मैं लुपिन के साथ ही जाना चाहूंगा क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। डाउन साइड में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है, कंसोलिडेशन बेस ऑन बेस पैटर्न बहुत बेहतरीन बना है। तो स्टार परफॉर्मर लुपिन ही रहेगा जब भी फार्मा में रैली बनेगी। और एक बार एल्केम और देखना, यहां क्या करना चाहिए? एल्केम लेबोरेटरी पैटर्न अच्छा बन रहा है, मगर कंसोलिडेशन में है। 51-59 का सपोर्ट कायदे से प्रोटेक्ट करके ऊपर आया है, तो मोमेंटम बिल्डिंग स्टार्ट होनी चाहिए 6000 के ऊपर। स्टॉक सेक्युलर अपट्रेंड में है, अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 6000 के बाद मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। फिलहाल और 3-4 महीना यहाँ पे कंसोलिडेशन में निकाल सकता है। तो जैन साहब, इस सिचुएशन में आज के बाजार में जो रिकवरी मोड के अंदर हम खड़े हैं, इस रिकवरी में कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? सर, मैं अभी भी डीसीबी, पेन इंडस्ट्री, कुछ हद तक साउथ बैंक, एससीआई, जो हमने एससीआई और डीसीबी बैंक लास्ट मंडे ट्यूसडे शायद डिस्कस भी किया था, तो ये 2-3-4 स्टॉक मेरे को पसंद है, क्योंकि गिरते मार्केट में ये चढ़ रहे थे तो चढ़ते मार्केट में आराम से चढ़ जाएंगे। एससीआई अभी भी 294 का टारगेट खुला हुआ है। डीसीबी बैंक में अभी भी टारगेट ऊपर का खुला हुआ है, क्या इसमें तो ब्रेकआउट है तो 240 तक का टारगेट जा सकता है। ओके, जैन साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर, वही अदानी ग्रीन, हाईटेक पाइप और टाटा टेक, ये 3 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इनमें ट्रेड होता रहता है, कभी एंट्री कभी एग्जिट, बट इन 3 में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। बाकी सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पास, या जो राय आपको दी है वही क्लाइंट्स को दी है, तो उनके पास हो सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 2 शेयर जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है और बाकी बाजार पर जितनी भी स्टॉक्स थे उन पर बातचीत हमने जैन साहब से की। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे डेरिवेटिव मार्केट्स को लेकर।